हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि हमें किसी भी कंपनी, किसी भी बैंक और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो हमें बैलेंस शीट को रीड करना ज़रूर आना चाहिए। बिकॉज अगर हम बाई चांस किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसकी बैलेंस शीट हम देख रहे हैं, पर अगर उसकी टर्म्स ही हमें समझ में नहीं आ रही है तो क्या मतलब, क्या ही इवेल्युएट कर पाएंगे और क्या ही देख पाएंगे हम बैलेंस शीट को। तो बैलेंस शीट को रीड करना हमें आना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि हम बैलेंस शीट की हर एक टर्म्स को बहुत डेप्थ में समझें और अकाउंटेंसी पढ़ लें, नहीं, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमें हर एक टर्म की जो बैलेंस शीट में हमें दिख सकती है। किसी भी कंपनी को देखते हैं या किसी भी बैंक को देखते हैं तो उनकी अगर बैलेंस शीट में हमें कोई टर्म्स दिख रहे हैं तो वो टर्म्स के मीनिंग हमें क्लियर होने चाहिए कि भाई हाँ, इसका मतलब ये होता है, राइट। सो वही चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं, सो दैट आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो कभी भी किसी कंपनी में और किसी बैंक में इन्वेस्ट करने से पहले, ठीक है। तो जैसे कि हमारा जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में हमने दो मेजर हेड्स देखे होंगे, विच इज इक्विटी एंड लायबिलिटीज एंड असेट्स। ये दो मेजर हेड्स होते हैं, इनके अंदर बहुत सारे सब हेड्स होते हैं। तो इन दोनों जो मेजर हेड्स होते हैं उनमें से आज जो हम मेजर हेड डिस्कस करने वाले हैं, विच इज इक्विटी एंड लायबिलिटीज, को आज हम बैलेंस शीट के अंदर डिस्कस करेंगे, राइट। बिकॉज इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट, जो जिसके अंदर जो भी सब हेड्स होते हैं उसकी मीनिंग हमें क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहले तो हम बैलेंस शीट का मतलब देख लेते हैं कि व्हाट इज बैलेंस शीट। सो अ बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट that reports a company's assets, liabilities and shareholder equity. So as I told you कि एक बहुत ही important financial statement होता है जिसमें हमें क्या क्या चीजें जो मैंने अभी डिस्कस करी, assets आपको देखने को मिलेंगे, liabilities आपको देखने को मिलेंगे and the shareholders equity आपको देखने को मिलेगी। अब assets क्या होते हैं, हम एक बेसिक अगर मतलब लेके चलें कि व्हाट इज असेट्स, तो असेट्स विच वी ओन, जो हमारे खुद के हैं, जो हमें बेनिफिट्स ड्राइव करेंगे, जो हमें बेनिफिट्स देंगे आज नहीं तो कल, हमें किसी भी तरीके से जो बेनिफिट्स दे रहे हैं वो होते हैं हमारे असेट्स। यानी कि किसी भी कंपनी को किसी चीज से बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो उनके असेट्स ही होते हैं, ठीक है। आज नहीं फायदा दे रहे तो कल फायदा देंगे, दैट इज असेट्स। नेक्स्ट इज लायबिलिटीज, लायबिलिटी विच वी ओ, यानी कि जो हमारी नहीं है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू रिटर्न दैट, यानी कि वो हमारे पास है तो बट वो हमारी नहीं है, वी हैव टू रिटर्न इट बैक, हमें वापस देना है, तो वो होती है हमारी लायबिलिटीज, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। लायबिलिटीज जस्ट इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो हमारी नहीं होती है, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके ऊपर कि हमें उसको वापस करना है, ठीक है। तो असेट्स जो हमारे खुद के होते हैं, लायबिलिटीज जो हमारी खुद की नहीं होती हैं। एंड व्हाट इज शेयर होल्डर्स इक्विटी, जो पैसा लगा हो हाँ, उस बिजनेस को, उस कंपनी को, उस बैंक को, उस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड शेयर होल्डर इक्विटी, यानी ऑनर का पैसा, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ हेड्स आपको देखने को मिलते हैं बैलेंस शीट में। जिस बैलेंस शीट में ये सारी चीजें आपको रीड करना ढंग से आ गई तो यू कैन टेक अ वाइज डिसीजन बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी बैंक, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो बैलेंस शीट इज वन ऑफ द 3 कोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट आर यूज्ड टू इवैल्यूएट अ बिजनेस। यानी कि ये नहीं कह सकते कि सिर्फ बैलेंस शीट ही देखना आना चाहिए आपको, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो हम ऑलरेडी हमारे चैनल पर डिस्कस कर चुके हैं वो भी आपको रीड करना अच्छे से आना चाहिए, बिकॉज दीज आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, ऑफ अ बैंक, जो हमें रीड करना अच्छे से आना चाहिए जिससे हम एक वाइज डिसीजन ले सकें बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी कंपनी, बैंक और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हैं, ओके। Now it provides a snapshot of a company's finances, what it owes and what it owns as that of publication। यानी कि जैसे कि आप बैलेंस शीट जब भी देखते होगे किसी भी कंपनी, किसी बैंक की, तो लिखा होता है इज एट 31 मार्च 2020। तो ये चीज यानी कि बिजनेस जब से स्टार्ट हुआ है, कंपनी जब से स्टार्ट हुई है और आज की डेट तक 31 मार्च 2020 तक ये हालत है बिजनेस की, ये है हमारी बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये चीजें आपको बैलेंस शीट में देखने को मिलती है, इतना लंबा डेटा आपको देखने को मिलता है, काफी कुछ आप बैलेंस शीट से इवैल्यूएट कर सकते हो कि कंपनी की क्या पोजीशन है, कंपनी आगे कितनी ग्रो कर सकती है, कंपनी का पास्ट कैसा था, ये सब चीजें आप देख सकते हो। तो अगर हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी बैंक में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इसलिए हम देख रहे हैं कि बैलेंस शीट को किस तरह से आपको देखना है, ठीक है। तो आज के वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम लायबिलिटी साइड, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड को डिस्कस करेंगे।
उनके सारे ही सब हेड्स को डिस्कस करेंगे जो आपके लिए ज़रूरी है, और उनकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम अपने बीच बैठाएंगे। और नेक्स्ट पार्ट में जो इसकी सीरीज चलेगी उसमें हम असेट्स डिस्कस करने वाले हैं, और उसके थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमें कंक्लूडेड, यानी कि जैसे हमें किन चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंटली बैलेंस शीट में से निकाल के देखना है बिफोर इन्वेस्टिंग। ओके, तो ये तीनों ही पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बैलेंस शीट को फाइनली रीड आप कर सकते हो बिफोर इन्वेस्टिंग। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला पार्ट विच इज लायबिलिटीज, जिसे हमें आज डिस्कस करना है। तो लायबिलिटीज में भी जो सबसे हम पहले डिस्कस करने वाले हैं विच इज नॉन करंट लायबिलिटीज, यानी कि वो लायबिलिटीज जो आपको आपके लंबे टाइम के लिए आपने ले रखी है, मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपको लंबे टाइम तक निभानी है। ओके, यानी मोर देन अ ईयर, 1 साल से ज़्यादा तक के लिए जो आपकी लायबिलिटीज आपके साथ रहने वाली हैं आपकी कंपनी में, आपकी बैलेंस शीट में जो दिखेंगी, वो लायबिलिटीज होती है नॉन करेंट लायबिलिटीज। ओके, 1 साल से ज़्यादा तक जो रहेंगी, ठीक है, बेसिक थिंग। नाउ उसमें सबसे पहले आता है लॉन्ग टर्म डेबिट, यानी कि लॉन्ग टर्म डेट क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेट होता है जो इंक्लूड करता है जैसे कि आपके लंबे लंबे लोन्स जो आपने कंपनी ने लिए हैं, जो लंबे लंबे लोन्स बैंक के पास हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास है, जिसको भी आपको किसी की भी बैलेंस शीट आप देख रहे हो उसमें आपको अगर हम लॉन्ग टर्म डेट देखने को मिलता है तो आपको समझ जाना है कि इतना लोन इसके पास है, इतना उधारी का पैसा इस कंपनी के पास है या इस बैंक के पास है, इसने ले रखा है। तो वो चीज़ आप वहाँ से देख सकते हो कितनी उधारी में है ये कंपनी या ये बैंक, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म डेट से आपको वो देखने को मिलेगा। सो सबसे पहला नॉन करेंट लायबिलिटीज वही होती है विच इंक्लूड्स द लॉन्ग टर्म लोन्स, जो बहुत लंबे लंबे लोन्स ले रखे होंगे, मतलब अच्छे लंबे लंबे टाइम के लिए, वो होते हैं आपको लॉन्ग टर्म डेट में आपको देखने को मिलेंगे। आफ्टर दैट देयर इज अ पेंशन फंड लायबिलिटी। ये पेंशन फंड लायबिलिटी क्या होती है? पेंशन वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि कुछ एम्प्लॉयज होते हैं ना कंपनी के पास, अब कंपनी है तो कंपनी में एम्प्लॉयज तो होंगे, तो जो एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट्स मिलते हैं लाइक पेंशन, उनकी भी वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक कंपनी की, एक बैंक की। तो उसके लिए जो प्रोविजंस बनते हैं, उसके लिए जो भी प्रोविजंस या जो भी पैसा रखा जाता है अलग से, वो भी लायबिलिटी साइड में ही शो होता है। तो उन चीज़ों को देख के कंफ्यूज नहीं होना, क्यों रखेंगे, अभी कोई फंड बना के रख दिया तो हमने लायबिलिटी में डाल दिया, वो पैसा हम उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे जब वो पर्पज़ हमें फुलफिल करना है कि भाई हमें पेंशन देना है तो इसी में से पैसा निकाल के देंगे, तो उसका हमने प्रोविजन बना के रख दिया। तो कई बार आपको शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस देखने को मिलते होंगे लायबिलिटी साइड में। जब आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट चेक करते होंगे तो वो प्रोविजंस में इसी तरह के कुछ प्रोविजंस होते हैं जो हम बना के रख देते हैं कि कभी हमें यूज में आएंगे, कभी ये यूज होगा तो हम इसका पैसा यूज कर लेंगे वहां पे, ठीक है। तो प्रोविजंस भी एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये खर्चा आया तो हम तब यूज करेंगे इसमें से पैसा, कि हमने रिटायरमेंट का प्रोविजंस बना दिया, रिटायरमेंट बेनिफिट्स का जैसे पेंशन फंड है वो बना के रख दिया, डाउटफुल डेट्स का प्रोविजंस बना के रख लिया, ये प्रोविजंस भी शो होते हैं आपको, तो वो इन्हीं प्रोविजंस में होते हैं, वो भी लायबिलिटीज ही होती हैं, ठीक है। उसके बाद होता है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अब डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होती है? ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सा टर्म होता है जो बैलेंस शीट में देखने को मिलता है, जिससे हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बट इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी वो होती है जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, जो एक कंपनी होती है वो चलती है कंपनी लॉ के हिसाब से, ओके। कंपनी जो होती है वो कंपनी लॉ के हिसाब से होती है, बट हम जो टैक्स पे करते हैं ना, वो टैक्स पे करते हैं हम इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से। अब दोनों ही लॉ बहुत अलग अलग हैं, दोनों के रूल्स बहुत अलग अलग हैं, ठीक है। कंपनी लॉ अलग रूल्स बोलता है, कंपनी जो इनकम टैक्स लॉ है वो अपने रूल्स बोलता है। अब कंपनी चल रही है अपने लॉ से, ठीक है, तो उसने एक प्रॉफिट निकाल दिया, एक प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया कि कंपनी ने आज इतना प्रॉफिट कमाया, ठीक है। अब उतने प्रॉफिट पे उसको 30% टैक्स देना है। वहीं पे इनकम टैक्स लॉ है, उसने अपना प्रॉफिट निकाल दिया। कैसे? क्योंकि इनकम टैक्स में कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो बुक नहीं होते हैं, तो उसने कम एक्सपेंसेस माइनस करे, उसका प्रॉफिट जो है ज्यादा आ गया, इनकम टैक्स लॉ वाले का ज्यादा प्रॉफिट आ गया, और इनकम जो लॉ वाला है कंपनी लॉ वाला, उसका जो है प्रॉफिट वो कम आ गया। अब जब दोनों पे कैलकुलेट करेंगे टैक्स तो दोनों का टैक्स अलग आएगा, राइट। तो अगर हमने ज्यादा टैक्स पे कर दिया है, हमने इनकम टैक्स के हिसाब से ज्यादा टैक्स पे कर दिया है, तो वो पैसा कैसा हो जाएगा? वो बन जाएगा डिफर्ड टैक्स एसेट। और कम पैसा पे करा है तो वो बन जाती है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अभी हमें और पे करना है, तो वो हो जाता है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि दोनों ही केस ले लेते हैं हम, इनकम टैक्स लॉ और कंपनी लॉ, ठीक है। इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से
मान लो कि जो सेल हुई, जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वो हुआ, रेवेन्यू हुआ 50 लाख का, ठीक है, और जो कंपनी लॉ के हिसाब से भी रेवेन्यू तो सेम ही होगा, 50 इतना ही कमाया है, ठीक है, 50 लाख का। अब जो एक्सपेंसेस इसने बुक करे इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से वो करे सिर्फ 8 लाख के, ठीक है, और जो कंपनी ने बुक करे वो कर दे 10 लाख के, क्योंकि दोनों के हिसाब से एक्सपेंसेस बुक करने के तरीके अलग है, दोनों के रूल्स अलग हैं, दोनों में चीजें अलग हैं, तो दोनों ने अपने अपने हिसाब से एक्सपेंसेस बुक कर दिए। जैसे एक्सपेंस बुक करे तो प्रॉफिट बदल गया, इसके लिए प्रॉफिट हो गया 42 लाख और इसके लिए प्रॉफिट हो गया 40 लाख, ठीक है। अब ये जो प्रॉफिट आया है दोनों का अलग अलग आ गया। अब इस पे मैं अगर मैं 30% टैक्स दोनों में डालूंगी तो दोनों का टैक्स का अमाउंट ऑब्वियस सी बात है अलग ही आएगा। 42 का 30% अलग हो जाएगा, 40 का 30% अलग हो जाएगा। जब हम इसका टैक्स अमाउंट निकालेंगे तो जो नीचे जनरेट होकर इनकम आएगी वो भी अलग आएगी। जैसे ही दोनों के टैक्स के अमाउंट अलग आएंगे, फॉर एन एग्जाम्पल इनकम टैक्स से हम जो टैक्स पे कर रहे हैं वो कम है और कंपनी लॉ के हिसाब से ज्यादा है तो वो हमारी डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन जाती है। लायबिलिटी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें और पे करना चाहिए, क्योंकि हम चलते हैं कंपनी लॉ, किसी भी कंपनी लॉ के हिसाब से चलती है, उस अकॉर्डिंग वो देखती है कि कम पे किया है ज्यादा। अगर ज्यादा पे कर दिया है तो अच्छी बात है, वो तो एसेट है, नेक्स्ट टाइम हमको वो कम पे करना पड़ेगा, एसेट है ना, हमने ज्यादा पे कर दिया, अच्छी बात है, बेनिफिट मिलेगा, नेक्स्ट ईयर हम कम पे करेंगे। बट अगर हमने कम पे करा है, हमें और पे करना चाहिए था बट हमने कम पे कर दिया है कंपनी लॉ के हिसाब से, हमें और पे करना पड़ेगा। तो और पे करना यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है और पे करने की, तो वो क्या बन जाएगी, वो हमारी लायबिलिटी बन जाएगी। तो वही होती है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो कभी आप जब ज्यादा पे कर देते हो तो वो असेट हो जाता है, डिफर्ड टैक्स असेट, और जब आप कम पे करते हो तो वो बन जाता है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। आई होप कि अब ये चीजों में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। इट्स जस्ट अ डिफरेंस, नथिंग एल्स। ये एक डिफरेंस होता है बिटवीन द इनकम टैक्स लॉ एंड द कंपनी लॉ, जो दोनों ही जगह पे फेस करना पड़ता है। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट इज करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज क्या होती हैं? करेंट लायबिलिटीज जो हमें विद इन अ ईयर पे ऑफ करनी है, यानी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हमें विद इन अ ईयर पे ऑफ करनी पड़ेगी। ओके, दैट इज करेंट लायबिलिटी, कि हमें जो पे ऑफ करनी हो विद इन अ मंथ, वही हमारी करंट, विद इन अ ईयर, वही हमारी करंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, यानी कि जो आपने लोन्स वगैरह लिए हैं वो अगर विद इन अ ईयर यानी एक साल के अंदर अंदर आप वापस रीपे करने वाले हैं, वो कंपनी वापस रीपे करने वाली है, वो डाल देती है करंट पोर्शन ऑफ द लॉन्ग टर्म डेट, यानी करंट लोन्स या जो भी करके डाल सकते हैं वो आ जाते हैं आपकी करंट लायबिलिटीज के अंदर। जो भी लोन्स आपने, जो भी कंपनी ने ऐसे लोन्स ले रखे हैं जो वो एक साल के अंदर अंदर पे करेगी, वो करंट लायबिलिटी में डाल देगी। इंटरेस्ट पेएबल, अब इंटरेस्ट पेएबल क्या होता है? जो भी चीज़ों पे इंटरेस्ट पे करना है, जैसे कि लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट पे करना है, तो ऐसे जो इंटरेस्ट है वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो भी आ जाती है करंट लायबिलिटी के अंदर। वेजेस पेएबल, आपको वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वेजेस पे करने हैं कंपनी को, वो भी डाल देगी वो करंट लायबिलिटीज में। कस्टमर्स प्री पेमेंट्स, यानी कि मान लो कुछ एडवांस की आपको पेमेंट्स हो गई, यानी आपके जो जिनने भी आपके जो भी कस्टमर्स हैं उनने आपको पे कर दिया इन दी एडवांस में ही आपको क्या कर दिया, पे कर दिया। अब एडवांस से पे कर दिया बट अभी तक सामान नहीं लिया उनने आपसे या सर्विस नहीं लिया आपसे, बट उस कंपनी को एडवांस में जो भी पेमेंट रिसीव हो गई तो वो उस कंपनी की क्या हो गई, वो उस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई कि अब उसको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से कस्टमर को गुड्स या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो वो कस्टमर्स की प्री पेमेंट्स भी आ जाती हैं हमारे किसमें, करंट लायबिलिटीज के अंदर, क्योंकि वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बन गई हैं। ओके, नेक्स्ट आता है डिविडेंड पेबल। डिविडेंड्स भी जो पे करने पड़ते हैं फॉर दी इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड्स पे करने होते हैं वो भी हमारे आ जाते हैं करंट लायबिलिटीज के अंदर। अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में कोई डाउट है वो भी हम क्लियर कर लेंगे अभी। तो अभी के लिए इनको, जैसे कि हम लोन वालों को, जिनसे हम लोन लेते हैं, जिनसे कंपनी लोन लेती है उनको वो इंटरेस्ट पे करती है, वैसे ही जो कंपनी के अंदर इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, जिनने इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं और जिनने प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हैं, उनको वो डिविडेंड पे करती है कंपनी। तो वो डिविडेंड जो पे करना है वो भी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो भी कहां आ जाता है, लायबिलिटी के अंदर, और किस हेड में, करंट लायबिलिटीज के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अर्न और अनअर्न्ड प्रीमियम्स। प्रीमियम्स की जगह यू कैन ऑल्सो से इनकम। ओके, अर्न एंड अनअर्न्ड। अनअर्न्ड यानी कि अभी तक वो चीज कमाई नहीं है, पहले से ही हमें वो इनकम रिसीव्ड हो गई, पहले से ही वो इनकम हमें रिसीव्ड हो गई, अभी तक उसका टाइम नहीं आया था पर वो चीज हमें रिसीव्ड हो गई वो इनकम,
ठीक है, तो वो पहले से रिसीव्ड हो गई तो वही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई, इसलिए हमने उसको अनअर्न्ड इनकम जो है वो हमारे किस में आ जाते हैं, करंट लायबिलिटीज में आ जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अकाउंट पेएबल, यानी कि हम ट्रेड पेएबल्स भी बोल सकते हैं इनको, हम इनको क्रेडिटर्स भी बोल सकते हैं। वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, किसी से हमने कुछ उधारी पे गुड्स ले रखे हैं और उनको हमें किसी भी कंपनी ने उधारी पे किसी भी जगह से उधारी पे गुड्स ले रखे हैं या उधारी पे कोई सर्विस ले रखी है जिसका पैसा अभी तक नहीं दिया है, वो लोग कंपनी के क्या हो जाते हैं, क्रेडिटर्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, क्रेडिटर्स हो जाते हैं। क्रेडिटर्स जिनसे हमें उधारी की चीजों का पैसा रिटर्न करना है। तो कंपनी को के कितने क्रेडिटर्स हैं, कितने क्रेडिटर्स उनके खुश हैं कि कंपनी उनको टाइम टू टाइम पेमेंट्स दे रही है, ये चीजें भी आप चेक कर सकती हो बिफोर इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो वो चीजें आपको दिख जाती हैं करंट लायबिलिटीज के अंदर। तो ये हो गया लायबिलिटी वाला सेगमेंट जिसमें करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज होती है। इसके अलावा भी मैंने बोला था दैट इक्विटी एंड द लायबिलिटीज। तो इक्विटी में क्या आता है, सो दैट इज कॉल्ड शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो शेयर होल्डर इक्विटी में आपको सबसे पहले जो मेजर हेड दिखता होगा शेयर होल्डर इक्विटी के अंदर, वो होता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या होता है, शेयर कैपिटल में आपको देखने को मिलेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस या रिटेन अर्निंग्स भी कहते हैं उन्हें। वो सारी चीजें भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि शेयर होल्डर इक्विटी में सबसे पहले जो आता है वो होता है शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल क्या होता है, इज द मनी अ कंपनी रेज्ड बाय इशूइंग द कॉमन और प्रेफर्ड स्टॉक। जो कंपनी शेयर्स इशू करती है फॉर द पब्लिक कि आप भाई शेयर्स खरीदो जो हम करने वाले हैं, जिस तरीके से हम इन्वेस्ट करने वाले हैं, वही चीज वहां पे आपको शो होगी शेयर कैपिटल के अंदर, जहां पे कितने लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड शेयर। उसमें दो तरह की ऑफरिंग करती है। एक तो इक्विटी शेयर्स जो कॉमन शेयर्स होते हैं, एक होते हैं प्रेफर्ड शेयर्स, उसके बारे में भी हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो चलो, इक्विटी शेयर्स में कंपनी का इश्यू करने का एक तरीका होता है। सबसे पहले वो दिखाती है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल वो होता है कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितना कंपनी इश्यू करना चाहती है, अभी के लिए नहीं, वो बता रही है कि इतना करने की इतनी डिमांड है कंपनी की, इतना पैसा कंपनी को चाहिए। तो वो होता है ऑथराइज्ड कैपिटल कि भाई इतना पैसा तो चाहिए। अब उसी में अंदर आ जाता है इश्यूड शेयर कैपिटल। ये बिल्कुल लाइन से आप समझ सकते हो, ऑथराइज्ड जितना टोटल चाहिए, इश्यूड क्या हो जाता है, उस ऑथराइज का पार्ट जो अभी कंपनी इशू कर रही है आप लोग के सामने, उसमें से आप अपने शेयर्स ले सकते हो। ठीक है, तो इश्यू हो जाता है जो कंपनी अभी इशू करना चाहती है, ऑथराइज जो टोटल वो ओवरऑल करना चाहती है इशू, और इशू जो है वो अभी जो उसने फाइनली इशू कर दिया है इसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो शेयर्स उसने इशू कर दिए। शेयर्स विच अ कंपनी ऑफर्स टू द इन्वेस्टर्स, यानी इन्वेस्टर्स कौन, आप लोग जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी भी कंपनी बैंक में, तो इन्वेस्टर जो आपको शेयर्स इशू कर दिए वो हो जाता है कंपनी की तरफ से इशूड शेयर कैपिटल, जो आप बैलेंस शीट में जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, आफ्टर इशूइंग हम देखते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल क्या होता है कि आप इन्वेस्टर्स कितना उस इशूड में जो कंपनी ने ऑफर किया उसमें से कितना आप खरीद लेते हो, कितना आप सब्सक्राइब कर देते हो, वो जाता है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, यानी कितना उसमें से इशू वाले पार्ट में से आपने खरीदा है। तो इट कंप्रोमाइज द पार्ट ऑफ द इशू शेयर कैपिटल विच द इन्वेस्टर अग्री अपॉन टू एन एक्सेप्ट। जो आप लोग एक्सेप्ट कर लेते हो वो जाता है इशू में से सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ठीक है, सब्सक्राइब्ड भी हो गया। उसमें से कुछ टाइप्स होते हैं शेयर्स के, जैसे कि राइट शेयर्स। अब राइट शेयर्स क्या होते हैं, the shares that are issued to individuals after they have invested in the equity shares are known as right shares. They are issued to safeguard the existing investors ownership. यानी कि क्या होता है कि sometimes हम ऐसे shares issue करते हैं जो हम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए issue करते हैं, जो हमारे अंदर already shared, जैसे मान लो for an example कि आप लोगों ने किसी कंपनी में issue करके रखा, कंपनी के shares खरीद के रखे हैं। ठीक है, आपने टाटा के ही खरीद के रखे हैं shares। अब टाटा क्या करेगी, right shares issue कर देगी और आप ही लोगों के लिए जो ऑलरेडी उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जैसे कि आप लोग, तो वो शेयर्स आप ही लोग खरीद सकते हैं। बाहर वाली पब्लिक के लिए वो शेयर्स नहीं है, वो रिस्ट्रिक्टेड है सिर्फ और सिर्फ टाटा के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए। तो वो हो जाते हैं राइट शेयर्स, जो कंपनी करती रहती है जिससे जो उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो खुश रहें और उनको भी एक राइट मिले कि हाँ भाई कंपनी हमें कुछ राइट दे दी कि पहले आप खरीदना चाहो तो खरीदो, अगर आपको और खरीदने तो हमारे पास ये शेयर्स हैं, आप खरीदना चाहो तो आप पहले खरीदो, अगर आप नहीं खरीदोगे तो फिर हम पब्लिक को ऑफर करेंगे। तो वो हो जाते हैं राइट शेयर्स जो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही ऑफर करती है। ठीक है,
तो वो हो जाते हैं राइट शेयर्स। ठीक है, हमने देख लिया ऑथोराइज्ड क्या होता है, इशूड क्या होता है, सब्सक्राइब्ड क्या होता है, फिर राइट शेयर्स क्या होते हैं। उसके बाद आते हैं एक बोनस शेयर्स और स्वेट इक्विटी शेयर्स। चलो पहले स्वेट इक्विटी शेयर्स ही देख लेते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर इज एन अप्रिसिएशन फॉर अ जॉब वेल डन, कंपनी रिवॉर्ड। स्वेट इक्विटी शेयर्स मान लो एक गिफ्ट होता है। गिफ्ट यानी कि किसी भी एम्प्लॉय ने या कोई भी जो पर्सन उस कंपनी में काम करता है उसने बहुत अच्छा वर्क किया है तो उसको दिए जाते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। ओके, इसका इतना ज्यादा यूज नहीं होता, बट हाँ पता होना चाहिए कि व्हाट इज स्वेट इक्विटी शेयर्स, इसलिए हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आफ्टर दैट देयर इज अ पेड अप कैपिटल। क्या होता है, जैसे कि शेयर कैपिटल में इशूड कैपिटल होता है, सब्सक्राइब कैपिटल होता है, तो पेड अप कैपिटल क्या होता है, इट आर फॉर्म द पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल विद द कंपनी इन्वेस्ट इन देयर बिजनेस। अब मान लो सब्सक्राइब, ये मान के चलते हैं कि चलो 5, हम शुरू से देख लेते हैं एग्जाम्पल कि जो ऑथोराइज था यानी कंपनी को कितने की जरूरत है। ठीक है, ऑथोराइज्ड मान लो 10 लाख की जरूरत थी कंपनी को। ठीक है, उसमें से कंपनी ने सिर्फ इश्यू किए अभी के लिए 5 लाख। ठीक है, 5 लाख इश्यू कर दिए, इतने ही। उसके बाद आफ्टर इशूइंग उसने जो सब्सक्रिप्शन हुआ, सब्सक्राइब्ड कितने हुए, सब्सक्राइब्ड हुए 4 लाख रुपीस। लोगों ने खरीद लिए, 4 लाख रुपीस सब्सक्राइब्ड हो गए। ठीक है, मतलब ऑफर इतने किए थे 5 लाख, बट इन्वेस्टर्स ने सिर्फ 4 लाख के शेयर्स ही खरीदे अभी तक। ठीक है, सब्सक्राइब में से अब सब्सक्राइब्ड हो गए हैं अगर मान लो 4 लाख, तो पेड अप हो सकता है कि कंपनी सिर्फ यूज करे अभी के लिए 3,50,000। ठीक है, यानी कि कंपनी ने अपने बिजनेस में 4 लाख में से सिर्फ 3,50,000 ही यूज करे, तो वो हो जाता है पेड अप कैपिटल के बिजनेस से। अच्छा, इतना पैसा तो हमने लेकर आए बट इतने यूज करे। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें 5 लाख हमने इश्यू किया बट हमको हो गया 6,50,000 हमारे यूज में आ गया। मतलब लोगों ने इतने के शेयर्स खरीदे तो हम कभी कभी अलॉट भी नहीं कर पाते, वो सब आपने देखा होगा, तो भी हम पेड अप कैपिटल चूज करते। तो पेड अप कैपिटल वही होता है जितना हमें मिल गया। जैसे मान लो कि हमें 4 लाख, जो हमने देखा था पहले कि हमें 4 लाख रुपए मिल गया और उसमें से हमने यूज करा सिर्फ 3,50,000 बिजनेस के अंदर, तो वो हो जाता है हमारा पेड अप कैपिटल। ठीक है, अब बोनस शेयर्स नेक्स्ट है। बोनस शेयर्स क्या होते हैं, तो बोनस शेयर्स होते हैं, these shares are issued to the investor in the form of dividend यानी कि आपको ऐसे एज अ डिविडेंड ऐसे दे दिया जाता है कि ये आपके, मतलब हमारे पास शेयर्स जाते हैं, इससे आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता, आपको शेयर्स गिफ्ट की तरह बोनस शेयर्स, बोनस कहते हैं ना कि बोनस मिल जाना, तो वही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोनस मिल जाता है इन द फॉर्म ऑफ बोनस शेयर्स। तो ये दोनों एक बेनिफिट होते हैं, राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स दोनों ही एक तरह के बेनिफिट्स होते हैं जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं कंपनी के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया है शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब आफ्टर दिस, जैसे कि मैंने बताया था कि इक्विटी शेयर कैपिटल होता है तो एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी होता है, तो इसको लेके बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो होता है जिसके पास अलग थोड़े से इक्विटी शेयर होल्डर्स से अलग राइट्स होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास। ठीक है, तो द कैपिटल दैट कंपनी रेज थ्रू द इशुएंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज टर्म्ड एज प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। वो बोल देते हैं कि हम प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने वाले हैं, तो उनके लिए सबको पता होता है कि चलो अब प्रेफरेंस शेयर्स इशू हो रहे हैं, उनके राइट्स थोड़े अलग हैं। कैसे राइट्स हैं उनको, कि उन्हें जो है प्रॉफिट, जो डिविडेंड है प्रॉफिट में से मिलना जरूरी होता है। अगर बाय चांस हमने मान लो इस साल हमको कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया, तो क्या उनको डिविडेंड देना जरूरी है? नहीं भी दिया उस टाइम पे, उनका डिविडेंड नेक्स्ट ईयर जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा कि नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में से आपको देना पड़ेगा। तो ऐसे ट्रांसफर होता जाता है। ठीक है, और आपको देना पड़ता है उन्हें, बट ऐसा नहीं होता इक्विटी शेयर्स में। उनका डिविडेंड क्या होता है, इस साल नहीं मिल पाया तो नेक्स्ट साल उनको नहीं मिलता है, और उन्हें तभी मिलता है जब अच्छे से प्रॉफिट होता है, तभी डिविडेंड मिला जाता है इक्विटी शेयर होल्डर को, बिकॉज दे आर द रियल ऑनर्स ऑफ द कंपनी। वो ऑनर्स होते हैं, मालिक होते हैं कंपनी के। प्रेफरेंस शेयर के पास ऐसे मालिक नहीं होते हैं, उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वो वोटिंग नहीं कर सकते, कोई भी कंपनी के डिसीजन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नहीं बैठ सकते। जब तक उनसे रिलेटेड कोई डिसीजन कंपनी में नहीं लिया जा रहा हो, तब तक वो उस कंपनी के कोई भी डिसीजन में नहीं बैठेंगे, ना ही कोई भी डिसीजन में वोटिंग देंगे। वो होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है,
तो these shares come with a fixed rate of dividend, उनको एक रेट ऑफ डिविडेंड मिला जाता है, एंड अ प्रेफरेंशियल राइट्स टू अवेल प्रॉफिट्स एंड क्लेम असेट्स ड्यूरिंग द लिक्विडेशन। अगर उनका पैसा उन्हें रिटर्न नहीं मिला तो जो कंपनी का मालिक होता है वो तो ये होता है कि भाई नहीं मिला, नहीं मिला, कंपनी डूब गई तो पैसा नहीं मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के साथ ऐसा रहता है कि भाई वो क्लेम कर सकते हैं कि मुझे मेरा पैसा दो, कहीं से भी दो, ठीक है। तो ये राइट्स कुछ होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास, और कुछ राइट्स नहीं होते, जैसे कि वोटिंग राइट्स, कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते वो कंपनी के लिए, ये सारे राइट्स उनके पास नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज दीज शेयर्स आर रैंक्ड बिटवीन, यानी कि लोन का इंटरेस्ट देने के बाद आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना जरूरी है प्रॉफिट में से, ठीक है। फिर आप बाकी के काम करो, लोन का इंटरेस्ट दे दो, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड दे दो, फिर आप बाकी के आगे के काम करते रहो, अपने प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है। तो इनको इस तरीके से प्रायोरिटी बेसिस पे पैसा देना जरूरी है। सो लाइक इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर ऑल्सो पार्शियल ऑनर्स, वो भी कुछ तरह के ऑनर्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि कहीं कहीं पे उनके डिसीजन रिक्वायर्ड होते हैं, हर जगह नहीं। However, they are not entitled to voting rights and do not really possess the power to control and influence the company oriented decisions। यानी कि वही मैंने बताया कि उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाते हैं, उनको कंपनी से रिलेटेड डिसीजन में नहीं बैठाया जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स में। तो ये भी चीज आपको क्लियर हो गई होगी, राइट, ओके। नाउ नेक्स्ट इज रिटेन अर्निंग, जो आपका एक और पार्ट होता है जिसे रिजर्व्स एंड सरप्लस भी कहते हैं हम, वो होता है रिटर्न ऑन अर्निंग। यानी कि आपके जितने भी प्रॉफिट हो रहे हैं, आपको जो भी कैश आपकी कंपनी में आ रहा है, वो कंपनी का कैश और प्रॉफिट्स आपको देखने को मिलते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस में, कंपनी की बैलेंस शीट में, ठीक है। जिसमें से डिविडेंड जाने वाला है, ऑल इतनी सारी चीजें डिडक्ट हो सकती हैं उस पार्ट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस में से, ठीक है। तो retained earnings are the most net earnings a company either reinvest in the business or use to pay off the debt. The remaining amount is distributed to the shareholders in the form of dividends। की तरह मिल जाता है, एक ऐसा पैसा होता है जिसे आप यूज कर सकते हो अपनी डेट चुकाने के लिए, और जो भी बचे कुछ पैसा है उसे आप डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो कंपनी के पास जो रिजर्व एंड सरप्लस बचता है वो उससे इस तरह के काम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि कितना अमाउंट है रिजर्व्स एंड सरप्लस में, वो सब चीजें आप चेक कर सकते हो कंपनी की बैलेंस शीट में जाके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ये एक और कंफ्यूजिंग टर्म होता है जो आपको बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स फंड के अंदर दिखेगा, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। अब ये मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स क्या होता है? तो शेयर वारंट्स पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। शेयर वारंट्स एक तरह का सर्टिफिकेट होता है जो कि जो भी कंपनी है, जो भी बैंक है, वो अपने शेयर होल्डर को या जो भी पर्सन है उसको दे देता है वो शेयर वारंट, और उसके अगेंस्ट में उसको पैसा मिल जाता है, ठीक है। ये हो गया मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो क्यों मिल जाता है पैसा, ऐसा क्या होता है सर्टिफिकेट में? तो सर्टिफिकेट में लिखा होता है कि एक स्पेसिफिक डेट पे, एक स्पेसिफिक रेट पे आपको शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। यानी कि उस सर्टिफिकेट पे लिखा है कि इस डेट पे आपको मान लो 6 दिसंबर 2021 को आपको शेयर्स दे दिए जाएंगे और इतने % रेट के साथ, वो हो जाता है शेयर वारंट। उसका पैसा जो है अगर कंपनी को पहले ही मिल गया तो वो क्या कह देती है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ठीक है। तो ये होता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। बहुत ही इजी सा टर्म है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि भाई ये कहाँ से पैसा आ रहा है कंपनी के पास या बैंक के पास। तो अभी क्लियर है कि शेयर वारंट एक सर्टिफिकेट होता है जो कंपनी है एक पर्सन को दे देती है, वो पर्सन उसको कुछ पैसे दे देता है जो हो जाता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। और सर्टिफिकेट में ये लिखा होता है कि किसी स्पेसिफिक डेट पे, एक डेट पे, स्पेसिफिक रेट पे वो शेयर्स जो हैं उस पर्सन को दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, फाइनली जो हमारा लायबिलिटी साइड था हमारी बैलेंस शीट का, वो फुली डिस्कस करा हमने, जिसमें हमने सबसे पहले नॉन करंट लायबिलिटीज, आफ्टर दैट करंट लायबिलिटीज, फिर हम इक्विटी पे आए, मतलब हमारे शेयर होल्डर फंड्स पे आए, जहां पे हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स के बारे में देखा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देखा, रिजर्व्स एंड सरप्लस देखे, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स देखा, टाइप्स ऑफ शेयर्स देखे, एंड शेयर्स जो हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, इश्यूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, यानी हर एक टर्म जो आपकी बैलेंस शीट में आपको दिखेगी वो सब डिस्कस हो चुकी है। इनमें से कुछ टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ थोड़ी इंपॉर्टेंट है, तो हमने सभी की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बैठा ली है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करने वाले असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, जो कि और भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद तो थर्ड पार्ट ऑफ कोर्स जो हमारा दोनों का कंपैरिजन आएगा, और इन दोनों चीजों को कुल मिला के हमें किन चीजों को उठा के चेक करना है इन्वेस्ट करने से पहले, वो हम देखेंगे थर्ड पार्ट में। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। टिल देन कीप इन्वेस्टिंग। थैंक यू।